पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता भारत में 5 वर्षों में $800 अरब के भारी निवेश को बढ़ावा दे रही है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि इससे वित्त वर्ष 2030 तक भारत का निवेश से जीडीपी अनुपात 37.0% तक पहुंच जाएगा, जिससे घरेलू विनिर्माण, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में विविधीकरण को गति मिलेगी। इस व्यय का 60% से अधिक हिस्सा रक्षा, ऊर्जा परिवर्तन और डेटा केंद्रों पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य रणनीतिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इस निवेश परिवर्तन के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। 1. विनिर्माण और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण। आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन की आवश्यकता से बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन क्षमताओं में तेजी आ रही है। ऊर्जा विविधीकरण। इस संघर्ष ने भारत की 85% आयातित ऊर्जा के लिए जोखिमों को उजागर किया है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला गैसीकरण और रणनीतिक भंडारों में निवेश में तेजी लाने की प्रेरणा मिली है। 3. अवसंरचना एवं डिजिटल विस्तार। डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना एक प्राथमिकता है और डेटा सेंटर की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि यह स्थिति कई चुनौतियां भी पेश करती है, जिनमें संभवित मुद्रास्फीति का दबाव और तेल एवं उर्वरक आयात पर जोखिम शामिल है। पश्चिम एशिया में बढ़ता संकट इस बात को रेखांकित करता है कि जहां एक ओर, जैसा कि ट्रायम्फ आईएएस और वजीराम एंड रवि ने उल्लेख किया है, यह संघर्ष ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को खतरे में डालता है, वहीं दूसरी ओर भारत को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। रिपोर्ट में मौजूदा भू राजनीतिक उथल-पुथल को केवल एक जोखिम के रूप में नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संघर्ष भारत की कमजोरियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि मध्य पूर्व की अस्थिरता से भारत का सबसे बड़ा खतरा ऊर्जा आयात और महत्वपूर्ण कच्चे माल के माध्यम से बना हुआ है। भारत अभी भी अपनी कच्चे तेल की लगभग 85% और प्राकृतिक गैस की लगभग 50% आवश्यकता का आयात करता है, जिससे अर्थव्यवस्था आपूर्ति में व्यवधान और कीमतों में अचानक वृद्धि के प्रति संवेदनशील हो जाती है। लेकिन तत्काल आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बजाय नीति निर्माता अब एकाग्रता जोखिमों को कम करने, रणनीतिक सुरक्षा कवच बनाने और आर्थिक स्थिरता को सीधे प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में घरेलू क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का नीतिगत ढांचा एक साधारण ऊर्जा संक्रमण की अवधारणा से हटकर एक व्यापक ऊर्जा सुरक्षा और संक्रमण रणनीति की ओर विकसित हो रहा है। भारत के महत्वाकांक्षी हरित ऊर्जा लक्ष्यों के बावजूद कोयला इसकी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बना हुआ है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत के ऊर्जा मिश्रण में कोयले का योगदान वर्तमान में लगभग 55% है और ये 75% से अधिक बिजली उत्पादन को शक्ति प्रदान करता है। आक्रामक खनन सुधारों और वाणिज्यिक कोयला नीलामी के समर्थन से वित्त वर्ष 2025 में घरेलू कोयला उत्पादन 1 अरब टन से अधिक हो गया। भारत ने लगभग 21 करोड़ टन कोयले का रिकॉर्ड भंडार भी बनाया है, जो लगभग 88 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त है, जिससे नीति निर्माताओं को विश्वव्यापी व्यवधानों के दौरान एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच मिलता है। रिपोर्ट में कोयला गैसीकरण को एक प्रमुख रणनीतिक पहल के रूप में उजागर किया गया है, जिसमें सरकार का लक्ष्य 2030 तक 1 करोड़ टन कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करना है। इसका उद्देश्य घरेलू कोयले को सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और उर्वरक कच्चे माल में परिवर्तित करना है, जिससे आयातित हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कम हो सके। नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा से अगले चरण को शक्ति मिलेगी। साथ ही भारत नवीकरणीय ऊर्जा का तेजी से विस्तार कर रहा है,
जीवाश्म ईंधन रहित क्षमता पहले ही कुल स्थापित बिजली क्षमता के 50% को पार कर चुकी है, जो 2025 के अंत तक 62.2% गीगावाट तक पहुंच जाएगी। भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अगली चुनौती केवल नवीकरणीय क्षमता को बढ़ाना नहीं है, बल्कि भंडारण प्रणालियों, स्मार्ट पारेषण और डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से इसे ग्रिड में एकीकृत करना है। रिपोर्ट में परमाणु ऊर्जा को भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति के दीर्घकालिक स्तंभ के रूप में भी देखा गया है। भारत में वर्तमान में केवल 8.2 गीगावाट परमाणु क्षमता है, लेकिन सरकार की योजना इसे वित्त वर्ष 2032 तक 22 गीगावाट और अंततः 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने की है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बनने की उम्मीद है, जिसे एक समर्पित परमाणु ऊर्जा मिशन और निजी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तावित नियामक सुधारों का समर्थन प्राप्त है। उर्वरक आयात एक कमजोर कड़ी बना हुआ है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि उर्वरक भारत की सबसे बड़ी संरचनात्मक कमजोरियों में से एक है। भारत फॉस्फेट और पोटेशियम युक्त उर्वरकों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। DAP की लगभग 65 से 70% मांग आयात से पूरी होती है, जबकि पोटैश का आयात लगभग पूरी तरह से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। इस आपूर्ति का अधिकांश हिस्सा भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से आता है, जिनमें खाड़ी देश और रूस शामिल है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत की प्रतिक्रिया अब पूर्ण आत्मनिर्भरता के बजाय विविधीकरण पर केंद्रित है। इसमें सऊदी अरब और मोरक्को के साथ दीर्घकालिक आयात समझौते, घरेलू यूरिया संयंत्रों का विस्तार और नैनो DAP और हरित अमोनिया जैसे वैकल्पिक उत्पादों में निवेश शामिल है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि उर्वरक सुरक्षा आगे है का खाद्य मुद्रास्फीति, सरकारी सब्सिडी और ग्रामीण आर्थिक स्थिरता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। रक्षा व्यय चक्रीय नहीं, संरचनात्मक हो रहा है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत का बढ़ता रक्षा व्यय अब कोई अस्थायी भू राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक संरचनात्मक प्रवृत्ति है। भारत वर्तमान में रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% खर्च करता है, लेकिन सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2031 तक इसे बढ़ाकर 2.2% करना है। वित्त वर्ष 2027 के केंद्रीय बजट में रक्षा पूंजीगत व्यय में पहले ही 18% की वृद्धि की जा चुकी है, जिसमें 75% खरीद घरेलू निर्माताओं से होने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि मेक इन इंडिया, स्वदेशीकरण संबंधी सकारात्मक सूचियां और विदेशी निवेश की सीमाएं बढ़ाने जैसी नीतियां भारत को घरेलू रक्षा क्षमताओं को तेजी से विकसित करने में मदद कर रही हैं। पिछले दशक में रक्षा उत्पादन में 13% की वार्षिक वृद्धि दर CAGR से वृद्धि हुई है, जबकि निर्यात में 28% की वार्षिक वृद्धि दर से विस्तार हुआ है। रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि रक्षा क्षेत्र में बढ़ते निवेश से विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा आपूर्ति श्रृंखला के विकास के माध्यम से व्यापक आर्थिक लाभ हो सकते हैं। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक भारत के डेटा सेंटर क्षेत्र को लेकर व्याप्त आशावाद का व्यापक स्तर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि वैश्विक तकनीकी कंपनियों द्वारा भू राजनीतिक जोखिम कम करने के प्रयासों से भारत हाइपरस्केल डेटा सेंटरों के लिए दुनिया के पसंदीदा गंतव्यों में से एक बन सकता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि AI की बढ़ती मांग, क्लाउड को अपनाने और सख्त डेटा स्थानीयकरण नियमों के कारण भारत की स्थापित डेटा सेंटर क्षमता वर्तमान 1.8 गीगावाट से बढ़कर वित्त वर्ष 2031 तक 10.5 गीगावाट हो सकती है। ये विस्तार अकेले ही निर्माण, विद्युत प्रणालियों, शीतलन अवसंरचना, बैटरी भंडारण और विद्युत उपकरणों सहित $60 अरब का औद्योगिक अवसर पैदा कर सकता है।
माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल, अदानी, रिलायंस और TCS सहित प्रमुख कंपनियों ने हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, नोएडा और विशाखापत्तनम जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती क्षमता को विश्वसनीय तापीय ऊर्जा के साथ संयोजित करने की भारत की क्षमता इसे ऊर्जा गहन AI अवसंरचना के लिए विशेष रूप से आकर्षक बनाती है। भारत से आने वाला प्रेषण प्रवाह अर्थव्यवस्था के लिए एक और महत्वपूर्ण सहारा बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025 में देश को अनुमानित 138 अरब डॉलर की प्रेषण राशि प्राप्त हुई, जिसमें खाड़ी देशों का हिस्सा कुल प्रेषण राशि का लगभग 38% रहा। हालांकि मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत की प्रेषण राशि का स्वरूप अधिक विविधतापूर्ण होता जा रहा है, जिसमें अब अमेरिका और यूरोप जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा बढ़ रहा है। इस विविधीकरण से खाड़ी देशों में तेल से जुड़ी मंदी के प्रति भारत की संवेदनशीलता कम होती है और बाह्य संतुलन अधिक मजबूत होता है। बड़ा पूंजीगत व्यय चक्र, मजबूत बाजार दृष्टिकोण। न स्टैनली का मानना है कि ये सभी संरचनात्मक बदलाव मिलकर भारत के दीर्घकालिक विकास को और मजबूत कर सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2031 तक भारत का कुल निवेश 1.6 गुना बढ़कर $2.2 ट्रिलियन हो जाएगा, जबकि वास्तविक GDP वृद्धि 6.7% पर स्थिर रहेगी। एक मजबूत निवेश चक्र भारतीय कंपनियों के लिए लंबे समय तक चलने वाले लाभ उछाल में भी तब्दील हो सकता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि GDP में कॉरपोरेट लाभ का हिस्सा पिछले उच्चतम स्तर को पार कर सकता है और अगले 5 वर्षों में लाभ में संभावित रूप से 15% से अधिक वार्षिक वृद्धि हो सकती है।